आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। आज की इस कड़ी का दोस्तों विषय है टेक्नोलॉजी इन दिनों, और आज हमने बहुत ही खास शख्स को आमंत्रित किया है इस विषय पर बात करने के लिए, और अभी मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे बीच उपस्थित हैं साइंटिस्ट डॉक्टर RN शर्मा जी, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट R&D फ्रॉम जीटेक इंडिया लिमिटेड हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को। जी सर, जैसे कि जो आपने मुकाम हासिल किया, आपने तमाम सारी रिसर्च की, तमाम सारे आपने नई नई तकनीकों पर काम किया है और काफ़ी कुछ दिया है इंडिया को, और बहुत सारी कंपनीज के तहत, संस्थाओं के तहत आपने जो वर्क किया है, रिसर्च की है, तो बहुत कुछ आपने अपने इस करियर में आपने बहुत कुछ किया है। तो ये सब बातें आपसे जानना चाहेंगे। और हमने सुना है कि आप जब शुरुआत में, जब आपका एक प्रारंभिक शिक्षा जब हो रही थी, तो उस समय आपका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की ओर नहीं था, और फिर अचानक से ऐसे क्या इंसिडेंट हुए, क्या घटनाएं हुई, जिसके बाद आप पढ़ाई की ओर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए, और पढ़ाई की ओर आपको लगा कि पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है और कुछ करना चाहिए। तो सर, आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। जैसा कि आपको याद हुआ है कि शुरुआत में मेरा पढ़ाई में मन नहीं था, तो ये सच है, मेरा जीवन बड़ा ही संघर्ष में रहा है। हालांकि मैं अभी वर्तमान में काफी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका हूँ। जैसा कि आपने बताया, वर्तमान में मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट R&D जीटेक इंडिया लिमिटेड में, जो कि पहले सोना कोई के नाम से भी जानी जाती है। भारत में बहुत नाम है, एक पहली कंपनी थी जिसके नाम में ही ट्रेडिंग था, और मैंने यहाँ रहते हुए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो कि पावर स्टीयरिंग बनाता है ऑटोमेटिक कार में, वो हमने बनाया है, जो कि वाटर प्रूफ भी है। जी, जनरली जो पैसेंजर कार होती है उसमें वाटर प्रूफ नहीं होता, बट जो ऑफ रोड व्हीकल होते हैं, जो कि सड़क पे हटके चलते हैं, जैसे ट्रैक्टर है या कोई और क्षेत्रों में काम करने वाला व्हीकल है, इसमें जो है वाटर प्रूफ सिस्टम की जरूरत होती है। वो हमने पहली बार बनाया, उसको पेटेंट किया, और हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया एक बहुत ही बड़ी कंपनी को, और इसके लिए हमें अवार्ड भी मिला एस्मा से। और नई नई तकनीक से, जैसे कि आजकल ड्राइवरलेस ड्राइविंग है, उन पे काम किया है जी। जो आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिससे आप रिमोटली कहीं भी किसी भी चीज को ऑपरेट कर सकते हो, डेटा ले सकते हो, उसकी हेल्थ जान सकते हो, उनसे काफी काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में मेरा मन नहीं था पढ़ने। मैं 8 साल का था, तब तक मैं स्कूल नहीं गया, मैंने खुद देखा तक नहीं था जी। और मेरे पिताजी और माता जी चिंता में थे। तो एक दिन, जनरली उस दिनों गाँव में लाइट नहीं थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी,
उसकी लाइट थी नहीं, तो हम चिमनी में पढ़ाते थे मेरे बड़े भाई वगैरह जी और सुबह सुबह सर्दियों के दिनों में हम सब एक साथ ही सोते थे और पहेलियां बुझी जाती थी उन दिनों। जी तो एक पहेली मेरे पिताजी ने पूछी, जो नहीं चलता चलता दिखता, जो चलती चलती नहीं दिखती, जो नहीं चलता चलता दिखता, जो चलती चलती नहीं दिखती। जी इसका उत्तर वो मेरे बड़े भैया से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा कि सूरज जो कि चलता नहीं है बट चलता हुआ दिखता है, जी पृथ्वी जो कि चलती है लेकिन चलती हुई नहीं दिखती। जी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सुबह सुबह जल्दी से नहा धो के तैयार हुए, मुझे भी तैयार किया, नहा धो के वो स्कूल ले गए और जो स्कूल के मास्टर जी थे उनके कहा कि इसको जो है तीसरी क्लास में भर्ती कर दो, क्योंकि ये 8 साल का हो चुका है, तो 6 साल में स्कूल आना था लेकिन ये आया तो इसको थर्ड में तीसरी क्लास में भर्ती करो। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले तो ये पहली क्लास नहीं आएगा, फिर हम देखेंगे परफॉर्मेंस और उसके बाद अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो हम तीसरे साल कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। मैं एक महीने पहली क्लास में पढ़ा, दूसरे महीने दूसरी क्लास में पढ़ा और उसके बाद मैंने दोनों जो है वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिए और मेरा उसी साल तीसरी क्लास में एडमिशन हो गया। लेकिन फिर भी पढ़ाई में बहुत कुछ मन नहीं था। एक दिन तो है ना, मेरी माँ जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, तो उनको मुझे साइन करवाने के लिए मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा अंगूठा आगे कर दिया। तो मुझे बड़ा वो लगा कि अरे इनको तो अभी तक साइन करना भी नहीं आता। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो मैंने सीखा था वो सीखा, इसकी हिसाब से हस्ताक्षर करवाना सिखाया। लेकिन तब मुझे ये लगा कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है और मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ ना कर पाए। वो दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा तो फिर मुझे लगा नहीं पढ़ना। उसके बाद मैं जब कल्चरल जो इवेंट्स थी उनमें भी जैसे विवाद और स्काउटिंग मैंने जो है 7वीं क्लास में फर्स्ट क्लास से स्काउटिंग कर ली थी। मेरा जन्मदिन में सिलेक्शन हुआ था लेकिन पिताजी ने भेजा नहीं कि अकेला कहाँ जाएगा जी। बस मैंने 7th क्लास में भी वो कर दिया था। उसके बाद 8वीं क्लास तक हमारे स्कूल में जो है बेहतर थी लेकिन 8वीं साइंस में थी। तो लोगों ने कहा कि आपको साइंस लेना चाहिए, इसको तो साइंस लेना चाहिए। तो साइंस वहाँ थी नहीं, तो मैं 9th क्लास में जो है किसी और जगह पे गया जो 18 किलोमीटर दूर थी। लेकिन वहाँ भी पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं था, तो मैं फिर से किसी दूसरी जगह पे गया जहाँ पे मैंने 9th और 10th की। लेकिन वहाँ से भी फिर वहाँ ज्यादा वो नहीं हुआ, तो मैं जयपुर आ गया 11th क्लास और उसके बाद आगे की पढ़ाई मैंने जयपुर से ही की। BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स मैंने महाराजा जयपुर से किया और उसके बाद MSc डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद ये था कि अभी कुछ कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि फादर जो थे ना वो पहले टीचर थे और बाद में उन्होंने जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो वो सरपंच बन गए जी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कम्पीट करने जाऊँ। लेकिन मेरा पर्सनल जो था, मैं जो साइंटिफिक जो था उनके तरफ रुझान रहा मेरा। मैं हमेशा चंद्रमा को देखता रहता था कि कैसे मेरे साथ साथ चलता है, क्या होता है। तो मेरा पर्सनल रुझान साइंस की तरफ था और वैसे ही परिस्थिति के हिसाब से ये था कंपटीशन देना जी। लेकिन MSc के बाद जब मैंने देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं वहाँ गया जी। तो वहाँ मुझे पता लगा कि इसकी एक और लेबोरेटरी है, जिसकी पहली लेबोरेटरी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारतीय है, भौतिक प्रयोगशाला जी, जो कि अंग्रेजों से पहले की फाउंडेशन स्टोन हुई थी। हमें अंग्रेजों का प्लान था, लेकिन बाद में हम आजाद हो गए तो बाद में हमने कंटिन्यू किया। इसका नाम वही है जो कि यूके में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यूके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया। तो ये देश की पहली लेबोरेटरी है। तो मुझे वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पता लगा कि ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, रिसर्च करना हो तो वहाँ करें, ऐसा कुछ मिला मुझे जी। तो मैंने एक टेस्ट दिया, नेशनल एजुकेशनल टेस्ट NET, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जनरली यूनिवर्सिटी से बहुत कम होता है, किसी यूनिवर्सिटी एक से दो। उस साल हमारा 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक मैं था। और उसके बाद मेरे को रिसर्च के लिए द्वार खुले, जगह जगह से आए, बहुत जगह से मेरे पास इन्विटेशन आए। पहला इन्विटेशन जो है NTA से आया, लेकिन वो इन्विटेशन मेरे घर पे पहुंच गया।
घर पे जब मेरे पिताजी और बड़े भाई ने लेटर पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि ये तो दिल्ली चला जाएगा, तो वो लेटर उन्होंने मुझे दिया ही नहीं और उसकी डेट जा चुकी थी। जब डेट चली गई उसके बाद वो आए और कहा कि ये तुम्हारा लेटर आया हुआ था। तो मैंने कहा कि तुम बताया क्यों नहीं? बोला कि जाना थोड़ी था, जो बताना था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं वहां से कैसे टिकट की रखते हूँ नाराज होकर के दिल्ली आ गया और मैंने आकर के रिक्वेस्ट की कि मेरे से ये डेट मिल जा चुकी है, पहले मुझे पता नहीं चला, तो क्या अभी आप देर होगी? तो गाइड ने जो है एक्सेप्ट किया और मेरा भी वहाँ पे राष्ट्रीय बड़ी सभा में एडमिशन हो गया। फिर मैंने वहाँ 5 साल जी दैट वाज द बेस्ट पीरियड। सबसे अच्छा समय था जब हमने भारतीय भौतिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के साथ रह करके उनके एक्सपीरियंस सुने, उनसे सीखा, तो बहुत ही अच्छा था। मैं तो सबको कहूँगा कि अगर मौका मिले तो एक बार ऐसी लेबोरेटरी में जरूर देखें लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। ये देश की पहली लेबोरेटरी है और हमारा टाइम ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी कहलाती है और हमारा टाइम जो है वो वहीं से आता है। पूरा इंडिया में जो टाइम है वहीं से टेलीकास्ट होता है जी। और वहाँ पे पूरी आजादी है, जो भी करना चाहिए कर दें और कहीं भी मतलब कोई भी जिन्हों भारतीय साइंटिस्ट मदद करने को तैयार, पूरी फ्रीडम है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैंने PhD की। एक्चुअली में PhD PhD नहीं होती, तो हमें किसी यूनिवर्सिटी में करना होता था। तो मैंने IIT की कर दिया, बट बाद में हमने ब्रिटिश पिलानी में रियल डिग्री कोर्स के थ्रू MS PhD कोर्स किया और वो भी बहुत अच्छा कोर्स था। बहुत ही मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा हमारा। और मैंने 1995 में अपनी प्रोजेक्ट सबमिट करके प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो मैं 10 साल वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैंने 2005 में ये वर्तमान कंपनी जो है वो ज्वाइन करी। वहाँ अभी कार्यरत हूँ, जहाँ पे पिछले 16 साल से हम पावर स्टीयरिंग और ड्राइवरलेस ड्राइविंग और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम कर रहे हैं जी। तो इस चीज में मैंने 8 सेकेंड डिजाइन सेकेंड फोटो वैसे इंटरनेशनल सिर्फ मेरे आने के बाद ही हमने इस कंपनी में इंटरनेशनल सेकेंड से प्राप्त किया पावर स्टीयरिंग। और अभी भी नई नई टेक्नोलॉजी से हम काम करते हैं। तो ये मेरे बारे में जी सर, ये जो पावर स्टीयरिंग और ऑटोनोमस स्टीयरिंग के बारे में बात की और आपने इस पे काफ़ी रिसर्च और काफ़ी वर्क किया है। पावर स्टीयरिंग के बारे में तो अमूमन हमने पहले इसका नाम सुना भी है, पर ये ऑटोनोमस स्टीयरिंग ये क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? हाँ, तो जैसे कि सबको मालूम पहले आज के करीबन 20-25 साल कोई पावर स्टीयरिंग नहीं होता था। सारे मैनुअल स्टीयरिंग होते थे और जो स्टीयरिंग थे वो हार्ड बहुत होते थे जी। स्टीयर करने में बहुत जोर लगाना पड़ता था। तो किसी का स्टीयरिंग छोटा, किसी का बड़ा। जैसे कि ट्रक बहुत हार्ड था और जैसे कि बसेस के बहुत हार्ड होते हैं, ट्रैक्टर का बहुत ही हार्ड होता है। तो आदमी करते स्पेस में ना बहुत हाथ बन गया। तो लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ स्टार्टअप काम करनी चाहिए ड्राइवर को। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि कोई ऐसी चीज है जिससे ड्राइवर की मदद हो। जब ड्राइवर स्टीयरिंग करना चाहे उस वक्त उसको कुछ सहायता मिल जाए। तो ऐसे कुछ पावर स्टीयरिंग आए। पावर स्टीयरिंग में भी कई तरीके के पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही नीट, क्लीन और कॉम्पैक्ट है ना, बहुत ही साफ सुथरा है ना और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो इससे मैंने ड्राइवर की सहायता हो जाती है, उसकी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। एक सेंसर होता है, सेंसर से वो सेंस लेता है कि ड्राइवर टर्न करना चाह रहा है और उससे उसी डायरेक्शन में जो है सहायता मिल जाती है। तो स्टीयरिंग आसान होती है। आज तो ज्यादातर कार में आपने देखा होगा पावर स्टीयरिंग है और मोस्टली जो मीडियम कार है, स्मॉल कार है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। जो हैवी व्हीकल है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हाइड्रोलिक भी है, वो दोनों का मिक्स भी है। बट इनके ऊपर और है, जैसे स्टीयर बाय वायर है जिसमें स्टीयरिंग थ्रू वायर होती है। जो पावर स्टीयरिंग और मैनुअल है उसमें तो एक कॉलम लगा होता है मैकेनिकल, जो कि हमेशा कनेक्टेड रहता है। लेकिन स्टीयर बाय वायर में तो कॉलम नहीं रहता। दोनों टायर आगे वाले और या पीछे वाले इंडिपेंडेंटली स्टीयर कर सकते हैं। उसको हम स्टीयर बाय वायर बोलते हैं। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी वो टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब
वर्तमान में जो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है ऑटोनोमस स्टीयरिंग और ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर के ड्राइविंग, जो बहुत ज्यादा अभी सुनने को आ रहा है। जी। तो इसके लिए ऑटोनोमस स्टीयरिंग है वो ना अपने आप स्टीयर करेगी। तो जो गाड़ी जो बिना ड्राइवर की चलेगी उसको जो है ड्राइवर का सारा काम करना है, तो स्टीयरिंग भी एक काम है। ठीक है, तो आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, हमें तो कैसे स्टीयरिंग करना है, कैसे ब्रेक लगाना, सब कुछ उसमें आता है। तो इसको हम ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी भी करते हैं जी। और ऑटोनोमस भी करते हैं। ऑटोनोमस में भी जो है अलग वो है, जैसे कि आप ऑटोनोमस से पहले है रिमोट स्टीयरिंग। जैसे मान लो कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई ब्रिज का काम कर रहे हैं और वो रिस्की है वहाँ पे जाना, तो ड्राइवर जो है दूर बैठ के रिमोट से ही उसकी चल को कंट्रोल कर सकता है। कई बार हमने जैसे देखा है कई कॉलेज के बच्चे, राजस्थान में कई लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के दौरान ऐसे बनाए सिस्टम कि वो जो है अपने आप सेफ जो देता है, सेविंग अपने आप होता है, सब कुछ ऑटोनोमस होता है, तो वो अपने आप काम करता है। ऑटोनोमस का मतलब अपने आप भी सक्षम होता है जी। तो स्टीयरिंग में भी ऑटोनोमस स्टीयरिंग जो है वो अपने आप में सक्षम होता है व्हीकल को स्टीयर करने के लिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कुछ सेंसर की जरूरत पड़ती है और कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है और इसमें मेनली जो है सॉफ्टवेयर का काम होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप हमसे जुड़े और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी जर्नी थी जो करियर की वो आपने रखी, साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया कि इन दिनों प्रेजेंट टाइम में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो की ओर से। धन्यवाद सभी श्रोतागण। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।